हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का सीटेट सीरीज़ के इंग्लिश पेडागोजी के पार्ट 3 में स्वागत है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है लैंग्वेज के बारे में, फिर आपने पढ़ा लिंग्विस्टिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशंस को के लिए हम लोग हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अधिग्रहण। और लर्निंग क्या है? सीखना है। ठीक है, लर्निंग और एक्विजिशन की हेल्प से हम अपने व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब हम भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन सीख रहे हैं कि लैंग्वेज को हम लोग एक्वायर कैसे करते हैं, लैंग्वेज को हम लोग ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बींग्स एक्वायर द एबिलिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से ह्यूमन बींग क्या करते हैं, एक्वायर क्या करते हैं, एक्वायर द एबिलिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। ठीक है, हम अपने हम कैसे भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन के हेल्प से हो पाता है। कैसे हो पाता है? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको भाषाएं हम कोई व्याकरण के बुक से नहीं सिखाते, या हम बच्चे को जो भाषाएं हैं वो जबरदस्ती बैठा के नहीं सिखाते कि इसको बोलो ये, इसको बोलो ये करके। ठीक है, तो बच्चा उस चीज़ को नेचुरली सीख रहा होता है। ठीक है, इट इनेबल्स इट इनेबल्स it enables individual to understand language and communicate effectively। ठीक है, ये क्या करता है? ये किसी भी इंडिविजुअल्स को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में और कम्युनिकेट करने में, प्रभावी तौर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्राइमरी कंसर्न विद हाउ अ नेटिव लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय एन इन्फेंट। मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है, मतलब भाषा का जो अधिग्रहण है, ये सबसे पहले जो उसका प्राइमरी कंसर्न है वो किससे है कि अननेटिव लैंग्वेज। कौन सा? नेटिव लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज। हम जिस भी जगह रहे, जैसे कोई पंजाब में रहता हो वो पंजाबी भाषा को पहले सीखेगा, है ना। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में रहा है तो छत्तीसगढ़ी सीखेगा। ठीक है, असम में रह रहा है तो असमी सीखेगा। तो जो भी उसका नेटिव लैंग्वेज, जो उसके फैमिली में बोला जा रहा है, उस लैंग्वेज को एक इन्फेंट, एक जो छोटा बच्चा है, वो कैसे एक्वायर कर रहा है, यही लैंग्वेज एक्विजिशन हमको बताता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो होता है एल, फिर होता है एस, फिर होता है आर, फिर होता है डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, बच्चा किसी भी शब्दों का उच्चारण करने से पहले उसको सुनता है। सुनने के बाद बच्चा क्या करता है? बोलता है। तो पहले हम क्या करता है बच्चा? लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फिर उसके बाद वो क्या करता है? राइटिंग करता है। ठीक है, तो बच्चा इसी सीक्वेंस में चीज़ों को अक्वायर करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई जो छोटा बच्चा है पहले सुनेगा, फिर उस चीज़ को बोलेगा, फिर उस चीज़ को पढ़ेगा, और फिर उस चीज़ को लिखेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो कि क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, दिस ऑर्डर शोज दैट कि ओरल स्किल जो होता है बच्चों में, ओरल स्किल का डेवलपमेंट क्या होता है? ओरल स्किल का डेवलपमेंट लिटरेसी स्किल्स के पहले डेवलप होता है। मीन्स ओरल स्किल डेवलप्स बिफोर देन लिटरेसी स्किल। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर रहा वो था एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। तो जो ओरल है, ओरल स्किल जो है, ये पहले डेवलप होता है हमारे लिटरेसी स्किल से पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशंस के क्या क्या अप्रोचेस, मतलब क्या क्या थ्योरीज हमारे पास है। तो सबसे पहला नाम आता है नॉम चॉम्स्की का। किसका आता है?
नॉम चॉम्स्की का। इन्होंने कहा कि इनका जो थ्योरी था उसको हम लोग कहते हैं इनेट थ्योरी। क्या कहते हैं? इनेट थ्योरी, या एक और नाम देते हैं एलईडी। क्या कहते हैं? एलईडी, इनेट थ्योरी। मतलब जन्मजात बच्चे, मतलब बच्चा भाषाओं के साथ जन्म नहीं ले रहा है, पर बच्चे में एक ऐसा गुण है जो उसमें जन्म से होती है। तो बच्चे में जन्मजात ऐसे गुणों का विकास होता है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ अ नेचुरल मैकेनिज्म टू अक्वायर लैंग्वेज। मतलब बच्चे में जन्मजात ऐसे गुण होते हैं कि वो लैंग्वेज को अक्वायर कर पाए, अधिग्रहण कर पाए। ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हर बच्चे में पहले से एल ए डी, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब उनका ये कहना था कि सारे बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी होता है, जिसके कारण एक बच्चा जन्म लेने के बाद चीज़ों को आराम से भाषाओं को सीखता है। ठीक है? अब सेकंड अप्रोचेस आते हैं जिसको दिया था बी एफ स्किनर ने। ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है इसको हम लोग कहते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा कोई भी चीज़ को जब अक्वायर करता है, लैंग्वेज लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, इन्होंने कहा कि जो बच्चा जब सीखता है तो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। बच्चा किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो वो क्या क्या करता है? इमिटेशन करता है, प्रैक्टिस करता है और रीइंफोर्समेंट करता है। अब हमको यदि मान लीजिए हमको ये चीज़ समझना है, जैसे हमने जान गया कि नॉम चॉम्स्की का जो थ्योरी था उसको हमने इनेट थ्योरी कहा। उन्होंने कहा कि हर बच्चा जन्म से उनके पास एक नेचुरल फिनोमिना होता है, नेचुरल मैकेनिज्म होता है, जो उनके पास होता है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और सिर्फ बी एफ स्किनर जिन्होंने कहा व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है तो वो लैंग्वेज जो भी लर्न कर रहा है तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, RIP। आर फॉर आपका रिइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन। जब कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छे, अच्छे, शाबाश, नहीं ऐसा नहीं, तो वो हम पुनर्बलन होता है। ये भी, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो एक हो गया रिइंफोर्समेंट आई से आपका क्या हो गया? इमिटेशन। आई से क्या हो गया आपका? इमिटेशन। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं नकल या अनुकरण। यदि हम किसी बच्चे को कोई भाषा या किसी शब्द का ज्ञान दे रहे हैं तो हम उसको बताएंगे कि ये पेन है, ये पेन है, तो वो धीरे 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 सीख जाएगा कि ये पेन है। देन उसके बाद प्रैक्टिस। मतलब हम जितना प्रयोग करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उससे बच्चा सीखेगा भाषाओं को। ठीक है? तो ये किसका था? बी एफ स्किनर का। तो उसको बी एफ स्किनर मतलब हम कह सके कि हमारा जो स्किन है रेस्ट इन पीस हो गया। स्किन रेस्ट इन पीस। आर फॉर इन्फोर्समेंट, आई फॉर इमिटेशन एंड पी फॉर प्रैक्टिस, पुनर्बलन, नकल या अनुकरण, और ये हो गया आपका प्रयोग या अभ्यास। ठीक है? अब हम आते हैं प्याजे की थ्योरी में। तो प्याजे की जो थ्योरी है इसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। मतलब इन्होंने कहा कि बच्चा जो भी सीखता है तो उसमें उसका ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो लैंग्वेज डेवलप्स एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब वो कहता है जिसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हुआ होगा उसका भाषा पे भी कमांड या भाषा का भी उसका विकास उतना ही उन्नत या उच्च होगा। ठीक है? फिर उसके बाद वाइगोस्की आते हैं। वाइगोस्की का एक थ्योरी है, हम प्याजे और वाइगोस्की को डिटेल में सीडीपी में पढ़ेंगे और नॉम चॉम्स्की को हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वाइगोस्की ने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, मतलब बच्चा समाज में अंतःक्रिया से भाषाओं को सीखता है। जैसे हमने कहा भी कि बच्चा 2 से 6 वर्ष में बहुत सारे शब्दों को सीखता है, बहुत सारे भाषाओं को सीखता है, मतलब हर चीज़ को सीखता है। वो क्रिटिकल स्टेज होता है। तो फास्टेस्ट जो उसका
लैंग्वेज का एक्विजिशन हो या लर्निंग हो, वो 2 से 6 वर्ष में होता है। तो सोशल इंटरेक्शन ही होता है, क्योंकि उस समय बच्चा जो है समाज में घुल मिल रहा होता है। तो इन्होंने कहा कि थ्रू लैंग्वेज इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने 4 अप्रोचेस देखे। पहला देखा नॉम चॉम्स्की का, देन उसके बाद हमने देखा बीएफ स्किनर का, फिर हमने देखा पियाजे का, एंड एट लास्ट वाइगोस्की का। ठीक है, जिसमें नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे में इनेट एबिलिटी होती है या नेचुरल मैकेनिज्म फिनोमिना होता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। उसके लिए उसके पास ऑलरेडी एक एलईडी स्टैब्लिश होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होते हैं जिसके कारण वो सीख पाता है। फिर बीएफ स्किनर ने कहा कि बच्चा, इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। बीएफ स्किनर ने कहा कि बच्चा को यदि हम कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, और इमिटेशन कराना पड़ेगा, रिइंफोर्समेंट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। पर जब वहीं प्याजे आते हैं तो प्याजे का कहना है कि जो भी बच्चे का जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद हम आते हैं वाइगोस्की पे। तो वाइगोस्की ने कहा कि जो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मतलब जो भी बच्चा सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषाओं का उसको ज्ञान या शब्दों का उसको ज्ञान हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में। तो हम देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है। क्या होता है? सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है। इसमें बच्चे को ध्यान से सुनने की या पूर्णता ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होता है। एक छत्तीसगढ़ का किसान पंजाब में जाता है किसान के उन्नत तरीकों किसानी की खेती किसानी की उन्नत विधियों और प्रयोग को सीखने के लिए। तो वो वहाँ पे रहता है और धीरे धीरे पंजाबी बोलना सीख जाता है। वो उसने पंजाबी सीखने के लिए कोई पंजाबी भाषा की कोई क्लास नहीं ली, वो बैठ के नहीं सीखा, बस वो सुनते गया और उस चीज़ों को बोलता गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, और ये इनफॉर्मल वे, मैंने कहा ना इनफॉर्मल वे, हम बैठा के किसी को कोई चीज़ नहीं सिखा रहे। ये क्या है? इनफॉर्मल वे है। क्या है? इनफॉर्मल वे है। और ये जो भी जो एक्विजिशन होता है किसमें होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है। हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं सिखाने के लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। एवरीडे कम्युनिकेशन, मतलब जो आपका एवरीडे जैसे हम जाते हैं, जैसे हम सोशलाइजेशन हमारा होता है, तो हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है इसमें हम लोग सेल्फ करेक्टिंग करते हैं। सेल्फ करेक्टिंग इन द सेंस हम चीज़ों को जो भी हम सीख रहे हैं तो उसमें खुद से उसमें सुधार करते हैं। जैसे अभी हम आगे और पढ़ेंगे तो उसमें हम सेल्फ करेक्टिंग के बारे में देखेंगे कि हमने सेल्फ करेक्टिंग के बारे में आगे देखते हैं। देन हम इसमें जो एक्विजिशन होता है उसमें हम किस पे ध्यान देते हैं? फ्लुएंसी पे। हम चीज़ों को सीख रहे हैं ना, तो हमको ग्रामेटिकली इम्प्रूव नहीं करना है। हमने चीज़ों को सीखा, जैसे जो चीज़ मैंने क्लास में नहीं सीखा, जिसके लिए मैंने कोई रूल्स नहीं सीखे, तो उसको मैं उतना ग्रामेटिकली या उतना पंक्चुअली मैं नहीं बता पाऊंगा। बट जो चीज़ मैं नॉर्मली सीख रहा हूँ, एनवायरनमेंट से सीख रहा हूँ, ठीक है, इनफॉर्मल वे में सीख रहा हूँ, तो उस चीज़ को मेरे को बताने में मैं धारा प्रभा रहूँगा। ठीक है, तो हम किस पे फोकस करते हैं? फ्लुएंसी पे। ये पैसिव लर्निंग है। हमने पढ़ा भी कि ये कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो लर्निंग हो रहा है क्या हो रहा है? पैसिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पैसिव हो रहा है। ठीक है, हम हम कहें कि जब बच्चा सीखता है तो वो एक्विजिशन के थ्रू सीखता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज है, या जो नेटिव लैंग्वेज है, वो हम किसके थ्रू सीखते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू सीखते हैं। किसके थ्रू सीखते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू। ठीक है, ये हमारे इम्प्लिसिट नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, जो एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, और लैंग्वेज जो लर्निंग होती है, जैसे एक्विजिशन में हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, हम एनवायरनमेंट में से सीख रहे हैं। ठीक है, आसपास के परिवेश से सीख रहे हैं, इनफॉर्मल वे है। ठीक है, और हम फ्लुएंसी पे ध्यान देते हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो भी चीज़ सीख रहे हैं, हमारा जो रेट ऑफ लर्निंग होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। जब भी बच्चा इस चीज़ को सीखता है तो वो अनअवेयर होता है। चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब उसको ये नहीं मालूम कि वो सीख रहा है, वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चे को इस चीज़ का बोध नहीं होता कि वो चीज़ों को सीख रहा है। अब हम
आते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो हम क्लासरूम में सीखते हैं, ग्रामर्स के साथ ग्रामर सीख के हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर सिंटेक्स को बनाते हैं, हम उसको बोल पाते हैं। तो वो एक फॉर्मल वे है जहाँ पे हमारा पूरा कॉन्शियस कॉन्शियस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये एक फॉर्मल वे है, ठीक है। इट रिक्वायर्स क्लासरूम सिचुएशन। इट रिक्वायर्स क्लासरूम सिचुएशन। मैंने बताया कि जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है या कोई अन्य भाषा सीखना है, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना है, तो मेरे को एक फॉर्मल क्लासरूम चाहिए, फॉर्मल वे में सीखूंगा। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, मतलब उसका कुछ ग्रामर होगा, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है। ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। करेक्टेड बाय अदर्स। जैसे हमने देखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन में हम सेल्फ करेक्ट करते हैं, हम खुद खुद को सेल्फ करेक्ट करते हैं। मतलब हमने कोई चीज़ सुना और हमने बोला, तो बोला नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होता होगा। तो हमने हमने सुना, ठीक है, फिर हम अगला सुधार नहीं दे रहा, बस वो हिदायत दे रहा है कि ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम काम करते हैं, हम सेल्फ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या हम खुद भी सुनते थे, हम बोलते नहीं ये ऐसा साउंड नहीं हो रहा है, उसने ऐसा बोला था, वो वैसा साउंड हो रहा था, पर मैं बोल रहा हूँ तो वैसा साउंड नहीं हो रहा है, तो हम सेल्फ करेक्ट करते हैं, ठीक है। बट वहीं पे जब हम लर्निंग पे आते हैं तो ये करेक्टेड बाय अदर्स होता है। जैसे हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं और वो हम ग्रामेटिकली या सिंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम गलत बोल देते हैं, तो कोई हमको अदर करेक्ट करता है, क्योंकि हम सीख भी दूसरे से रहे हैं फॉर्मल वे में क्लासरूम में, ठीक है। ये जो होता है एक्यूरेसी और ग्रामर पे ज़्यादा इम्फेसाइज करता है। ज़्यादा जोर किस पे डालता है? इम्फेसाइज मीन्स फोकस कहिए या जोर देना कहिए, है ना। किस पे? हम कितना ज़्यादा शुद्ध और व्याकरण संपन्न होना चाहिए, ठीक है, व्याकरण संपन्न होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हमारा एक्यूरेसी रहेगा और जितना ज़्यादा हमारा ग्रामर सही रहेगा, इस पे हम किस पे ध्यान देते हैं? लैंग्वेज लर्निंग पे। जैसे हमने देखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो ये क्या प्रोसेस है? एक्टिव एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है एक्टिव लर्निंग हो रही है, ठीक है। लर्निंग हम हमेशा, मोस्टली, हमेशा हम नहीं कह सकते, मोस्टली हम लोग किसके लिए करते हैं? सेकेंड लैंग्वेज के लिए करते हैं। क्योंकि बच्चे को जब माँ बाप कुछ चीज़ सिखाते हैं तो व्याकरण की बुक लेके नहीं सिखाते। तो जो उसका नेटिव लैंग्वेज होता है वो एक्विजिशन से सीखता है। पर जब दूसरी भाषा है, ठीक है, मतलब जो जैसे अंग्रेजी हो गया या कोई अन्य भाषा हो गया, यदि उसको सीखना है तो उसको ग्रामर्स को क्लासरूम में ये सब सीखना पड़ता है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज लर्निंग है वो यूज फॉर सेकेंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज एक्विजिशन इज यूज फॉर फर्स्ट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट नॉलेज पे फोकस रहता है, ठीक है। इसमें जो लर्निंग होता है वो स्लोअर होता है, क्योंकि जो हमारा एक्विजिशन है उसमें हम लोग सेल्फ करेक्ट करते हैं, और जो हमारा और उसमें हम लोग फ्लुएंसी पे ध्यान देते हैं, तो वो फास्टर ग्रो करता है, ठीक है। और बच्चे इसके बारे में अवेयर होते हैं। जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, चाइल्ड इज अवेयर ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम क्लासरूम में बैठे हैं, फॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं, हमको कोई और करेक्ट कर रहा है, हमारा कॉन्शियस है, हम एक्टिव हैं, है ना, हम ग्रामर पे और एक्यूरेसी पे वर्क कर रहे हैं, तो बच्चा को इस चीज़ के बारे में मालूम होता है कि वो चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेजेस के बारे में ध्यान देते हैं। तो जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन भी एकाएक हम नहीं सीखते। जैसे बच्चा जब सीखता है, जैसे नेटिव लैंग्वेज सीख रहा है, तो जो चीज़ सुनता है, हमने हमने कहा ना, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, तो ये ऑर्डर होता है। तो जो सुनता है उसी चीज़ को प्रोनाउंस करता है, बोलता है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बर्थ। ये इसको हम लोग कहते हैं क्राइंग स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है, जब पैदा होता है, तो क्या होता है? रोता है, ठीक है। तो जो क्राइंग है, ठीक है, क्राइंग क्राइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे डॉक्टर्स क्राइंग्स के भी सब टाइप्स बताते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसको ये दिक्कत होगा, ये दिक्कत होगा। ये मेरे को नॉलेज नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि क्राइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्राइंग के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज होता है कूइंग स्टेज। आपने देखा होगा फिल्मों में बच्चे जो रोते हैं,
जो आवाज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विंग। ठीक है, ये कौन सा क्विंग स्टेज होता है, इसका आप टाइम याद रखेंगे क्योंकि ये सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। ये होता है 0 से 6 मंथ तक। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, क्विंग करता है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट वोवल साउंड्स। ठीक है, अब मैं निकाल के आपको नहीं दिखा सकता कि कैसे वो साउंड्स होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि क्विंग क्विंग साउंड्स क्या होता है। ठीक है, फिर आता है बैबलिंग स्टेज। क्या आता है, बैबलिंग स्टेज। ठीक है, सबके नाम से आप याद रखेंगे, सबका आप टाइम याद रखेंगे। सीटेट में और शिक्षक भर्ती में ये बहुत बारीकी से क्वेश्चन आता है। आपसे मंथ पूछ देगा, है ना, आपसे स्पैन पूछ देता है कि किस स्पैन में कितना का स्पैन होता है। तो ये क्या है, बैबलिंग स्टेज है, जो 6 से 8 मंथ होता है, मतलब इसका स्पैन क्या हो गया, 2 मंथ हो गया, 2 मंथ का स्पैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिलेबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स, बच्चा क्या कहता है, बा दा, मतलब वो, मतलब कहता है पा बा, इस टाइप के वर्ड्स को वो प्रोनाउंस करता है। तो ये क्या हो गया, बैबलिंग स्टेज, मतलब वो सिलेबस को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब आता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। क्या इसको कहते हैं, होलोफ्रेस्टिक, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, जो कि 9 to 18 मंथ्स का होता है। इसको हम लोग वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं। होलोफ्रेस्टिक स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, वन वर्ड स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चा वन वर्ड का अटरेंस करता है, मतलब एक शब्द को बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे वन वर्ड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया, जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ड एक इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है, तो वो क्या कह सकता है, पापा, दादा, मामा, बाबा, मतलब काइंड ऑफ वर्ड्स ही कैन शी कैन यूज। ओके, अब आता है टेलीग्राफिक स्टेज। क्या आता है, टेलीग्राफिक स्टेज। टेलीग्राफिक स्टेज वो टाइम होता है जब बच्चा 2 साल से 2.5 साल के बीच में होता है। ठीक है, इस टाइम में हम देखेंगे कि बच्चा 2 वर्ड या उससे ज़्यादा मल्टी वर्ड स्टेज में आ जाता है। ठीक है, बच्चा अब 2 शब्द या 2 शब्दों से अधिक शब्दों को इस्तेमाल कर लेता है, पर वो 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है या मल्टी वर्ड का। ठीक है, पर बच्चा यहाँ पे फंक्शन वर्ड में बताया था ना, ये रिलेटेड टू ग्रामर होता है, इसको नहीं कर सकता। जैसे कैन हो गया, है ना, हाउएवर हो गया, बट हो गया, ये सब वर्ड्स को बच्चा यूज नहीं कर पाता। 2 से 2.5 साल का बच्चा ये सब वर्ड यूज नहीं कर पा सकता। एग्जाम्पल है, मम्मा कम, अपनी माँ को बुला रहा है, 2 शब्द का। ठीक है, या 2 से अधिक शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर टेलीग्राफिक स्टेज के बाद आता है लेटर मल्टीवर्ड स्टेज, जो कि 2.5 से 4 साल का होता है। हमने हमने सीखा भी है कि जो 2 से 6 साल का जो टाइम होता है बच्चों का, भाषा विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सेंसिटिव है। तो बच्चे अब क्या करते हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चे में ग्रामर का भी डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब अब फंक्शन वर्ड्स का भी यूज वो करना स्टार्ट कर देते हैं। 2.5 साल का बच्चा बोलता है, मतलब वो पर, है ना, मतलब वो ग्रामर्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को देखते हैं। ठीक है, नॉम चॉम्स्की का थ्योरी था, हमने पढ़ा है, हमने चार चार थ्योरी पढ़ी है, जैसे नॉम चॉम्स्की का, बीएफ स्किनर का, पियाजे का और वाइगोस्की का। अब नॉम चॉम्स्की का थ्योरी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। क्या कहते हैं हम इसको, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। नॉम चॉम्स्की का जो थ्योरी था वो नेटिव लैंग्वेज के लिए था। किसके लिए था, नेटिव लैंग्वेज, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट लैंग्वेज को हम कोई फॉर्मल वे में नहीं सिखाते, है ना, इनफॉर्मली सिखाते हैं। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की का जो थ्योरी है ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है। नोम चॉम्स्की को हम क्या जानते हैं, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब इसके कुछ की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा,
अ ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न विथ एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। हमने कहा ना, उन्होंने क्या कहा था, इनेट कैपेसिटी, मतलब बच्चे में जन्मजात ऐसी क्षमताएं होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था एलएडी। ठीक है, क्या दिया था, एलएडी, मतलब हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे में जन्मजात ये क्षमताएं होती हैं कि वो भाषाओं को समझ सके और लैंग्वेज को अक्वायर कर पाए। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो हमको क्या करता है, हेल्प्स, एलईडी जो है हेल्प्स प्रोड्यूस एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज मीन्स मेरे यहाँ की नेटिव लैंग्वेज, मतलब भारत की नेटिव लैंग्वेज अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। हम जैसे कहते हैं कि बोली भी होती है, तो जैसे बोली भाषा का रूप लेता है बहुत समय बाद, है ना, भाषाओं के लिए लिपियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज होती होगी। तो जो एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो हेल्प्स प्रोड्यूस एनी लैंग्वेज, मतलब हम किसी भी लैंग्वेज को, जैसे मेरे लिए इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए हिंदी एज अ नेटिव लैंग्वेज हो सकता है, पर जो बच्चा इंग्लैंड का है उसके लिए नेटिव लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। इसलिए उसकी फ्लुएंसी, मतलब हमने कहा ना कि एलईडी जो है, या जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसमें हम किस पे ध्यान फोकस करते हैं, फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं। तो जो एक इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है, उसकी इंग्लिश या उसकी फ्लुएंसी मेरी फ्लुएंसी से काफ़ी बेटर होगी, क्योंकि मैंने जो सेकंड लैंग्वेज एज अ इंग्लिश पढ़ा, जो कि मैंने फॉर्मल तरीके में पढ़ा। ठीक है, तो जो एलईडी हेल्प्स क्या करता है लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में, एलईडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट, एलईडी जो इज स्ट्रॉन्गेस्ट टिल अबाउट 6 years ऑफ एज, मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो 6 साल की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे वीक होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके सीखने की क्षमता तीव्र होती है। इसलिए हम 6 वर्ष, हमने देखा भी 2 से 6 वर्ष का जो समय होता है, वो बच्चों के लिए भाषा के अनुसार बहुत अच्छा समय होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर इज कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, उनका कहना था कि एक व्यापक ऐसा व्याकरण है जो पूरे विश्व में, मतलब सारे लैंग्वेजेस में वो एक यूनिवर्सल ग्रामर यूज होता है। इसीलिए एलईडी के थ्रू, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू हम नेटिव लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। ठीक है, अ चाइल्ड अक्वायर ग्रामर नेचुरली बाय द एज ऑफ 3 years। हमने देखा था जब 2 से 2.5 years तक बच्चा फंक्शन वर्ड्स का यूज नहीं कर पा रहा था, बट लेटर ऑन आफ्टर 2.5 years उसने ग्रामर, मतलब फंक्शन वर्ड्स का यूज करना सीख लिया। तो ग्रामर्स का जो यूज है आफ्टर 3 years नेचुरली बच्चा करना सीख जाता है। ठीक है, अब हम एक और हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, परिकल्पना, है ना। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा सही होता होगा। ठीक है, जब हम वो चीज को पूरी कर लेते तब हमको मालूम चलता है कि वो चीज सही हुई या नहीं। ठीक है, तो स्टीफन स्टीफन क्रेसेंस का एक हाइपोथेसिस है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉम चॉम्स्की को पढ़ा था। तो नॉम चॉम्स्की को हम और क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। पर वहीं पे जब स्टीफन क्रेसेंस आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। क्या कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। ठीक है, स्टीफन क्रेसेंस का कहना था जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज अकर्स व्हेन अ पर्सन लर्न्स अ लैंग्वेज आफ्टर एक्वायरिंग द मदर टंग। मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज मतलब मैं यदि 2 भाषा सीख रहा हूँ तो इसका मतलब है ना, दूसरी, यदि कोई भी चीज़ दूसरा है तो मेरे पास पहला कुछ ना कुछ होगा। तो सेकेंड लैंग्वेज सीखने से पहले कोई भी व्यक्ति फर्स्ट लैंग्वेज सीखा होता है, जो कि उसकी क्या होती है, मदर टंग, जो कि वो क्या किया रहता है, एक्वायर किया रहता है। ठीक है, इट हैपन्स इन बायलिंगुअल या मल्टीलैंग्वेज एनवायरनमेंट। जैसे हमारा देश विविधताओं भरा देश है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। ठीक है, तो
जहाँ भी ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी करते हैं। मतलब सेकंड लैंग्वेज हम एक फॉर्मल वे में भी सीख सकते हैं, बट स्टीफन क्लास में कहना है कि हम सेकंड लैंग्वेज को भी एक्विजिशन के थ्रू सीख सकते हैं। हमको लर्निंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम एक्विजिशन के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब ये क्यों होता है, रीजंस फॉर SLA लाइक, जैसे हमको एकेडमिक्स के लिए चाहिए, प्रोफेशंस के लिए चाहिए, एथनिसिटी और माइग्रेट। जब हम कहीं माइग्रेट करते हैं, मतलब मैं यहाँ से गया, मैं महाराष्ट्र गया, तो मेरे को मराठी भाषा सीखना होगा इसलिए नहीं कि वहाँ मराठी बोली जाती है, इसलिए कि वहाँ पे लोग बहुत सहज है मराठी भाषा को लेके। ठीक है ना? तो मुझको जिस स्थान पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, अब स्टीफन ने अपने थ्योरीज में, स्टीफन की जो थ्योरीज है वो, उसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी। ठीक है, क्या दी? 5 हाइपोथेसिस दी। अब उस हाइपोथेसिस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनका जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो है क्या? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। क्या है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस? ठीक है, क्या है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस? तो वो कहते हैं कि जो एक्विजिशन है, हम जानते हैं ना एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड यूज अ सबकॉन्शियस, है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है ना। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस तो है नहीं। ठीक, तो लर्निंग इज कॉन्शियस। देखिए यहाँ पे दे दिया, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस और लैंग्वेज इज कॉन्शियस और फॉर्मल। ये हम इनफॉर्मल करते हैं, है ना। इसके लिए हमको ग्रामर्स का आना जरूरी नहीं है, हम बैठ के कक्षा में नहीं सीखते एक्विजिशन को। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक्विजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारा मदर टंग या हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, हम सीख कैसे रहे हैं? हम सीख रहे हैं एक्विजिशन से। तो एक्विजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग, क्योंकि हमको दूसरी भाषा तभी आएगी जब हमको पहली भाषा का ज्ञान होगा। ठीक है, दूसरी भाषा जो प्रॉपर फॉर्मल, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है, तो वो सेकंड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मैंने बताया था ना कि हम लोग मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मॉनिटर हाइपोथेसिस देखते हैं। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में आता है कि लर्नर्स कैन मॉनिटर एंड एडिट द लैंग्वेज। हमने देखा था ना कि जब भी हम एक्विजिशन करते हैं, है ना, एक्विजिशन करते हैं तो हम सेल्फ करेक्ट करते हैं, और लर्निंग करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हमको करेक्ट करता है। ठीक है, हमारे मिस्टेक्स को बताता है। तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो स्टेफन क्लासेस ने दी है, उसका मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या कहता है? लर्नर्स कैन मॉनिटर एंड एडिट देयर लैंग्वेज। मतलब यदि मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो मैं अपने भाषाओं को या शब्दों को, यदि मैं लड़खड़ा गया, ठीक है, तो मैं उसको मॉनिटर करके मैं उसको सुधार सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर को भी एग्जांपल देता हूँ, आप समझेंगे बेटर तरीके से। ये पूछता है सीटेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछता है। जैसे मैंने अंडर मॉनिटर कर दिया, ठीक है, एक होता है ओवर मॉनिटर और एक होता है ऑप्टिमल मॉनिटर। ठीक है, ये अंडर मॉनिटर क्या होता है? अंडर मॉनिटर मतलब मैंने कम मॉनिटर किया होगा। अच्छा, कम मॉनिटर किया इसका मतलब क्या होगा? मैंने अपने लैंग्वेज को एडिट या करेक्ट कम किया होगा अंडर मॉनिटर में। ठीक है, अपने लैंग्वेज को एडिट या करेक्ट कम किया होगा। मैं एक्विजिशन कर रहा हूँ, और एक्विजिशन सेल्फ करेक्टिंग फिनोमिना को लेकर चलता है। तो अंडर मॉनिटर में हम अपने आप को करेक्ट कम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेक्ट कम कर रहे हैं, तो करेक्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या? अंडर मॉनिटर हो रहा है, तो मैं आया और एकदम फ्लुएंटली बोल के चल दिया, तो यहाँ पे मेरी फ्लुएंसी तो इंप्रूव हो गई। ठीक है, क्योंकि मैं शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कहते ना भावनाओं पे जाओ। ये अंडर मॉनिटर वही चीज है, यहाँ पे आदमी भावनाओं पे चल जाता है, आदमी फ्लुएंट हो जाता है। बट ग्रामर्स या टू बी प्रिसाइज एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान हमारा नहीं रहता है। ठीक है, तो अंडर अंडर मॉनिटर में हमारा फ्लुएंसी तो इंप्रूव हो गया, पर एक्यूरेसी नहीं हो पाता है। ओवर मॉनिटर, अब हम इतना ओवर मॉनिटर कर दिए, हम अपने लैंग्वेज को इतना एडिट कर दिए, हम अपने लैंग्वेज के एक एक वर्ड पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिए, है ना। एडिट और अब करेक्ट में ज़्यादा करने लग गया। यहाँ पे एडिट और करेक्ट क्या हो रहा है?
ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ एक्वायर कर रहा हूँ और उस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं इसको ऐसा। तो मैं बहुत ज़्यादा जब एडिट करने लग जाऊँगा, मेरा मॉनिटरिंग ओवर हो गया, तब क्या मेरी फ्लुएंसी वो रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरी फ्लुएंसी मिनिमाइज हो जाएगी, फ्लुएंसी कम रहेगी, ठीक है। पर मैं अपने एक्यूरेसी पर और ग्रामर पे सही शॉट काम कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिपल मॉनिटर। ऑप्टिमल वर्ड्स ही ये बताता है कि चीज़ों का सही शॉट, मतलब ठीक ठीक हमने मॉनिटर किया, जिसके कारण हमारा जो फ्लुएंसी है और जो हमारा एक्यूरेसी है, दोनों के दोनों दोनों के दोनों इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो सेकंड सेकंड हाइपोथेसिस आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब थर्ड हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस हमने पहले भी किया था, ठीक है। सम सम लैंग्वेज सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड एक्वायर्ड अर्लियर देन अदर्स, मतलब कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि दूसरे लैंग्वेजेस से तेजी से एक्वायर किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है ना। जैसे मैं पहले, मुझे कोई भाषा मैंने सुना ही नहीं और मैं लिख दूं, ऐसा हो सकता है संभव? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन इज प्रिडिक्टेबल, हम जानते हैं। हम क्या होता है, एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग एंड आर फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे ओरल स्किल है, ओरल मतलब ये स्किल पहले इम्प्रूव होता है हमारे लिटरेसी स्किल से। कौन से स्किल से? लिटरेसी स्किल से, ठीक है। तो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मतलब आपका स्टीफन क्रॉसन जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है, उसका थर्ड हाइपोथेसिस आपने पढ़ लिया कि जो कुछ लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग एक्वायर करते हैं अर्लियर देन अदर्स, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ फोर्थ हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? इनपुट हाइपोथेसिस। अब मान लीजिए कि मेरे को कोई चीज़ एक्विजिशन करना है या मैं कोई चीज़ को एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मेरे एनवायरनमेंट में यदि वही चीज़ें बात की जा रही है, तो क्या मैं लिटरली कोई चीज़ एक्वायर कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा लेवल ऑलरेडी वो है। तो मैं उस चीज़ को एक्वायर कैसे कर सकता हूँ? वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है, ठीक है। तो यदि मैं उससे कुछ बेहतर या कुछ अच्छा चीज़ मेरे को सुनने को मिले और उस चीज़ को मैं प्रोनाउंस करूँ, तो होगा, ठीक है। तो इनपुट हाइपोथेसिस बोलता है कि लैंग्वेज इज अक्वायर्ड व्हेन लर्नर्स रिसीव कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, मतलब जो भी मुझे इनपुट मिले वो मेरे समझने योग्य हो, ठीक है। मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य, ठीक है। क्या होता है? समझने योग्य। समझ आया आप लोगों को? अब इनपुट हाइपोथेसिस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं I+1। क्या होता है? I+1, मतलब I फॉर इनपुट होता है। आई किसको इंडिकेट कर रहा है? इनपुट को। मतलब इनपुट से यदि मैं एक लेवल ऊपर का चीज यदि मैं लर्नर को दे रहा हूं, तभी वो चीज को सीख पाएगा। समझ आया? तो ये इनपुट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि लैंग्वेज तभी इफेक्टिवली एक्वायर किया जाएगा कि जो रिसीवर है, जो एक्वायर कर रहा है, उसको जो भी इनपुट दे, मतलब वो जिस चीज को उसको एक्वायर करना है, यदि उसको वो चीज ऑलरेडी आती होगी तो वो एक्वायर कैसे करेगा? तो उसको इनपुट से एक लेवल अप का हमको नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, या हो सकता है उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे उसके इनपुट से या उसके नॉलेज से ज़्यादा लेवल का लैंग्वेज यूज हो रहा हो। तो इनपुट शुड बी स्लाइटली अबव द लर्नर्स करेंट लेवल, ठीक है। इसी का हम बात कर रहे थे, जो भी उसका इनपुट लेवल हम दे रहे हैं वो लर्नर्स के लेवल से एक लेवल अप होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे लास्ट हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग कहते हैं अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, अब उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस ये बताता है कि यदि हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, एक्वायर करें, जैसे लर्निंग है, तो यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि बात होती है इंटरेस्ट की, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम जब बात कर रहे थे, तो बात होती है इंटरेस्ट की। जैसे मैं हूँ
और एक और कोई है, जब हम दो जन हैं और हम सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मेरी लर्निंग भी ज़्यादा होगी। उसी प्रकार जब हम अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को। ठीक है, मैं लैंग्वेज को कैसे लर्न कर रहा हूँ उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, इमोशनल फैक्टर्स। ये अफेक्टिव फिल्टर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे एंजाइटी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब टेंशन में हूँ, अब कोई कुछ बोल रहा है तो मैं, मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ चीज़ ऐसा चल रहा है जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है। ठीक है, मैं सब कॉन्शियस माइंड में वो वर्ड आएगा भी तो मेरे माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो एंजाइटी यदि मेरा लेवल हाई होगा तो मेरा लर्निंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सेकेंड चीज, मोटिवेशन। हम, हमारे में मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, मोटिवेशन मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है हमको चीज़ों को सीखने का, या हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है, हम एकदम डल हैं, तो नहीं होना। फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आत्मविश्वास बोलता है, यदि आपके में कॉन्फिडेंस है तो आप चीज़ों को बहुत इजिली ग्रेस्प भी कर पाएंगे, एक्वायर भी कर पाएंगे और उसको बोल भी पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी भी कर लिए। ठीक है, अब हम एक टॉपिक्स और देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं VICS वर्सेस स्कैल्प, जिसको जिम कमिंस ने दिया था 1979 में। ठीक है, तो ये BICS क्या है, इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसको ध्यान देंगे। B फॉर बेसिक, I फॉर इंटरपर्सनल, C फॉर कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब मैं और मेरे मित्र बात कर रहे हैं तो उसकी और मेरी जो स्किल्स होंगी, मतलब हमारी जो बातचीत करने का जो तरीका होगा उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, BICS। तो लैंग्वेज यूज इन एवरीडे कम्युनिकेशन, मतलब मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूँ तो उससे कोई फॉरेन लैंग्वेज में तो बात नहीं करूंगा। ठीक है, और मित्र में बहुत सहज होकर बात करेंगे। तो जो मेरा डे टू डे कम्युनिकेशन है, एवरीडे कम्युनिकेशन है, वहां पे क्या होता है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वहां पे क्या इंटरेक्शन होता है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यूज विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, हम बहुत फॉर्मल होते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ आइए बैठिए, ऐसा करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते। और फैमिली में भी हम बहुत फॉर्मेलिटीज को नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो स्पेस ही फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता। ठीक है, और प्ले ग्राउंड लैंग्वेज। अब हम क्रिकेट के ग्राउंड में हैं या फुटबॉल के ग्राउंड में, एक शॉट गलत हो गया तो दोस्त तो हमको आरती लेके उतारेगा नहीं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है जो डे टू डे होता है, जो हमारे खेल के मैदान में यूज होता है ना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं BICS, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, वहीं पे एक आता है CALP। ठीक है, काल्प, ये है कॉग्निटिव, ठीक है, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप देखो, आपने देखा कि इसमें आ गया एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो सिंपल सी बात है, इनफॉर्मल तो ये होने से रहा। ठीक है, लैंग्वेज यूज इन एकेडमिक सेटिंग्स, स्कूल और कॉलेजेस में, है ना। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हमारे ऑफिस में जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सुपीरियर एंड इन्फीरियर्स के साथ, तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर्मल क्लासरूम लैंग्वेजेस में। ठीक है, जैसे हमको लेटर लिखना है, ठीक है, लीव लेटर लिखना है, तो हम लोग शब्दों का बहुत उचित इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्कूल में लीव का हो या जब हम कार्यरत हैं तो हमको अपने HR को लेटर लिखना हो, तो हम बहुत उचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मुझको नहीं आना छुट्टी मतलब छुट्टी, ऐसा हम नहीं कहते। ठीक है, तो यूज इन रीडिंग, राइटिंग, एग्जाम्स। हाँ, एग्जाम्स में भी आप अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, मेरे को तो यही भाषा आती है, मैं इसी भाषा में बात करूंगा। ठीक है, एंड एकेडमिक डिस्कशंस। ठीक है, अब आज के लास्ट टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। ओके, ठीक है, कहाँ इम्प्लाई होता है, ये हमको क्या करता है, प्रोवाइड रिच लैंग्वेज इन एनवायरमेंट। ठीक है, इनकरेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो इसलिए हमको कभी भी बोलने से पहले, है ना, मतलब हमको लिखने या पढ़ने से पहले हमको क्या इंकरेज करता है कि आप पहले सुनिए फिर बोलिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर को हमको अपने लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद
ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब फोकस करता है, फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है, देन करेक्शन। किस पे? हम कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, करेक्शन पे कम ध्यान देते हैं, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट यहाँ आ गया। ये यूज प्ले वे एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स, प्रमोट पीयर इंटरेक्शन एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगली क्लास के लिए अगली क्लास में हम आगे की क्लास टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।